डियर स्टूडेंट, फंडामेंटल राइट के क्लास 5 में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी तक आपने क्या किया? 11 12 डियर स्टूडेंट, फंडामेंटल राइट की कक्षा 5 में मैं राकेश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी तक आपने आर्टिकल 15 तक अच्छे से पढ़ लिया। जैसा कि आर्टिकल 15 है वैसा ही क्या है, आर्टिकल 16 है। बस दोनों में थोड़ी सी जो है डिफ्रेंशिएट है। जैसे यहाँ पे क्या है, आपको आर्टिकल 16 में क्या पढ़ना है, लोक नियोजन मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलेगा, अवसर की समानता। ये वाला लाइन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मतलब सरकारी नौकरी में। ठीक है, तो वन क्या बोलता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए क्या होगा, अवसर की समानता होगी। तो एक लाइन आप याद रखिएगा, यहाँ पे किसके लिए दिया गया, इन्होंने सभी नागरिकों के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सभी नागरिकों के लिए क्या होगी, अवसर की समानता होगी। ठीक है, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास, क्या है देखिए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास। देखिए ये जो है ना वंश, देखिए इससे पहले आपने जो आर्टिकल 15 में पढ़ा था उसमें केवल 5 ही दिए हुए थे। क्या क्या, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसमें 2 चीज़ और जोड़े गए हैं, क्या, वंश और दूसरा क्या, निवास स्थान। ठीक है ना। इसके आधार पर रोजगार के पद के लिए क्या हो, कोई भी व्यक्ति अपात्र नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे वंश क्या है, जैसे कई लोगों के पास अपना वंशावली होगा। क्या होगा, कई लोगों के पास अपना वंशावली होगा। जैसे कई बार हम भी अपना वंशावली ढूंढते ढूंढते दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वंश के आधार पे और निवास स्थान के आधार पे, ऐसा नहीं कि मेरा निवास जो था कैलाश पर्वत के नीचे था, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके आधार पर क्या होगा, कोई भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। ये 1 और 2 ये क्या है, दिए हुए हैं। तो ये 3 4 5 6 ये इसका एक्सेप्शन है। जैसे 15(3), 15(4), 15(5), 15(6 क्या थे, इसके एक्सेप्शन थे। यही इसके क्या हैं, 16(3), 16(4), 16(5) और 16(6 इसके क्या होंगे, एक्सेप्शंस होंगे। जैसे 16(3) में क्या था कि एक लाइन लिख दिया संसद, संसद के बारे में। तो संसद क्या करेगा, जैसे क्या है ना कि राज्य में देखे होइएगा कि कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू होती है। ठीक है ना, तो क्या राज्य ऐसा कोई कानून बना सकता है, तो नहीं बना सकता। इसके लिए कानून कौन बनाएगा, आपका संसद। जैसे कई आप फॉर्म भरते होंगे तो बाहर के राज्य को छांटने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जैसे कि पंजाब में कोई लड़का एग्ज़ाम देता है तो वहाँ के एग्ज़ाम में क्या दे दिया जाता है, जैसे हम बिहार के हैं और हम पंजाब में जाके एग्ज़ाम दें, तो ठीक है आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या किया गया, स्पेशल पेपर जोड़ दिया गया गुरुमुखी, मतलब जो पंजाबी लैंग्वेज है आपको वो सीखना होगा। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में गए तो मराठी एक लैंग्वेज सीखना होगा, कर्नाटक में गए कन्नड़ एक लैंग्वेज सीखना होगा, मतलब पेपर, और अगर हम वेस्ट बंगाल में गए तो बंगाली सीखना होगा। तो इस पर कानून कौन बना सकता है भाई, केवल संसद। ठीक ना। और अनुच्छेद 4 क्या बोलता है कि कोई इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग या के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी। एक नया वर्ड यहाँ पे जोड़ दिया है, क्या, कि अगर सरकार को इसके लिए क्या करना हो, अगर आरक्षण भी लाना हो तो क्या होगा, ऐसा वो कर सकती है। ठीक है, 16(5) क्या है, ये आपको बताती है ओबीसी, SC, ST के रिजर्वेशंस में। ठीक है, जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन कितना है अभी 27%, SC का कितना है 15% और ST का कितना है 7.5%। ठीक है, तो इस टाइप का वर्टिकल रिजर्वेशन और सरकार चाहे तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी अप्लाई कर सकती है। ठीक ना। और अनुच्छेद जो 16(6) है वो किस पे देता है, सिर्फ
EWS को कितना 10% का आरक्षण, संविधान संशोधन 103, ठीक है ना। इसमें क्या गया है कि सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दे दिया गया है किसको, EWS वालों को, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 16 जो कि लगभग मिलता जुलता है किससे, आपका 15 से। उसके बाद एक नया आर्टिकल है अनटचेबिलिटी, मतलब क्या, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब देखिए पूरे संविधान में इसका कोई सेंस नहीं बताया गया कि अनटचेबिलिटी किसको कहेंगे, भेदभाव। तो जब कुछ नहीं कहा गया है, इसका हम ये सेंस हम समझ लेते हैं कि जो SC ST के साथ जो एक छुआछूत होता था, उसको ये पहले संविधान में इन्होंने इसको हटाने का कोशिश किया है। क्योंकि 1955 में एक संविधान संशोधन भी हुआ था, एक अधिनियम भी आया था, अस्पृश्यता अधिनियम, अधिनियम 1955। ठीक ना, ये लाया गया था और इसमें एक लाइन बताया गया कि सब बराबर हैं, मतलब ना ऊपरी कास्ट का है ना कोई नीची जाति का है, सबको कैसा ट्रीट किया जाएगा, एकदम बिल्कुल ही इक्वल, छुआछूत बिल्कुल ही क्या होगी अपने देश में खत्म है। आपने एक मूवी भी अगर देखी होगी जीतन राम मांझी, दशरथ मांझी पर, मांझी द माउंटेन मैन, उसमें देखे होइएगा कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है वो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं सब बराबर और नाचना शुरू कर देते हैं। 1955 में ये वही एक एक्ट था कि दशरथ मांझी के टाइम पे कि सब बराबर है। बाद में देखे होइएगा कि वो जा कर के मुखिया जी को छू लेते हैं तो मुखिया जी उनका ठीक ठाक सम्मान समारोह करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कानून तो बन गया था, लेकिन अभी भी, मतलब ये तो 1955 की बात है, अभी भी कई भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि ये छुआछूत या ऊंच नीच का कानून अभी भी लोग मानते हैं कि मैं ठाकुर हूँ और तुम SC और ST से ताल्लुक़ रखते हो। दूसरा मैं छुआछूत का एक और एक्सप्लेनेशन दे दूँ अनटचेबिलिटी का, कि कई पब्लिक रोड या कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई दिव्यांग है, उनको जाने से रोक देना कि ये इस रेस्टोरेंट में आपका परमिशन नहीं हो सकता, ये भी एक तरीके से अनटचेबिलिटी भी है, भले वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो। जैसे हमने एक बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट का एक वाक़या देखा था कि एक दिव्यांग लोगों को अंदर जाने से मना कर दिया था, तो बाद में उन पर उस रेस्टोरेंट को ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये क्या था, आर्टिकल 17 का वायलेशन था, अनटचेबिलिटी है। तो सामान्यतः क्या है कि अनटचेबिलिटी जो डिफाइन ही नहीं है, तो हम इसको ये मान लेते हैं कि ऊंची नीची जाति के जो था ही, कुछ ऐसे जो जिसकी स्थिति समाज से बदतर है, जैसे किसी के ऊपर अगर मान लीजिए एसिड अटैक हो गया या कोई दिव्यांग है, उनके साथ भी ऐसा एक अनटचेबिलिटी, एक अस्पृश्यता का व्यवहार देखा जाता है। सामान्यतः ये जो है ये किसके लिए है बाबू, व्यक्तियों के लिए है, ठीक है ना। सरकार के लिए तो मूल अधिकार सरकार के अगेंस्ट तो है ही, ये क्या है, व्यक्तियों के लिए भी अगेंस्ट है कि आप सबके साथ क्या व्यवहार करेंगे, समान व्यवहार करेंगे। ये तो कई जगह हमने देखा ही है कि लाठी के दम पे अस्पृश्यता कानून को मानने से कई लोगों ने मना कर दिया था, ठीक है। और ये है आपका उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18, ठीक है। तो ये देखिए उपाधि देने में अगर हम देखेंगे ना, समझेंगे, तो सबसे ज़्यादा अगर आगे थे तो वो थे मुग़ल। जैसे उन्होंने देखा होगा कि राजा जी, तो महाराजा जी, तो सवाई राजा, नाम सुने होंगे, सवाई राजा मानसिंह, मतलब राजा से भी समैया, ठीक ना। इससे क्या होते थे ना, ये राजाओं में, हिंदू राजा में कन्फ्लिक्ट पैदा करते थे कि हम में से कौन राजा मतलब बादशाह के निकट है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी उपाधियाँ देते थे। बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने भी ये प्रथा चालू रखी कि राय बहादुर, राय ज़्यादा, इस टाइप से दे करके। राय बहादुर मतलब अंग्रेज के कितने नज़दीक, राय ज़्यादा मतलब राय बहादुर के जितनी संतानें थी उनको क्या कहते थे, राय ज़्यादा, मतलब ये अंग्रेज़ों के बिल्कुल ही क्लोज थे और इनके लिए 20 तोपों की सलामी, 21 तोपों की सलामी इस टाइप की दी जाती थी। लेकिन मैंने कहा कि इसमें सबसे पहले आगे कौन चलते थे, तो मुग़ल, ठीक है। तो जब संविधान लागू हुआ तो इसमें क्या कहा गया कि जैसे कोई लगाते थे ठाकुर राम बचन सिंह, तो इनके नाम से ही जो आगे क्या लगा दिया, ठाकुर। तो हम जो क्षत्रिय जाति में पैदा हुए थे, ठीक ना,
तो ऐसे इन सारे उपाधियों का क्या किया गया, एक तरीके से अंत किया गया। ठीक है, तो उपाधि कौन कौन सा दिया जाएगा भाई? तो राज्य ने कहा कि हम 2 उपाधि दे सकते हैं। पहला क्या, या तो एजुकेशनल अवार्ड लीजिए, दूसरा मिलिट्री। ठीक है, एजुकेशनल में जैसे आप लिख सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ठीक है ना, ये सब आपके एजुकेशनल का डिग्री होते हैं। और आर्मी में क्या, कर्नल, जनरल, जैसे अभी आपके है कर्नल सोफिया सिंह, विंग कमांडर वेमका सिंह, आपने कर्नल सोफिया कुरैशी और वेमका सिंह विंग कमांडर। तो आपने ये देखा ही होगा कि ये विंग कमांडर जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, सेना के द्वारा। ठीक ना, तो ये वो अवार्ड वो लेके चल सकती हैं। ठीक ना। दूसरा क्या है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, ये साफ है। और विदेश का भी अगर कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक, मतलब विदेशी जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पे रहते हुए वो राष्ट्रपति के सहमति से बिना किसी भी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। मतलब क्या, अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति है, ठीक ना, लेकिन भारत में कार्यरत है, लाभ के पद पर है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, बिना राष्ट्रपति से पूछे हुए कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। तो राज्य, अब कोई राज्य का व्यक्ति है, ठीक ना, तो बिना राष्ट्रपति की सहमति से किसी प्रकार का उपहार, पारिश्रमिक या पद स्वीकार नहीं करेगा, विदेशों में नहीं करेगा। ठीक है, तो आज हमने ये जो समानता का अधिकार था 14, 15, 16, 17, 18 जो ये थे, ये हमने क्या किया, इसको पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद एक और अधिकार आता है, ठीक ना, वो अधिकार कौन सा है बच्चा, स्वतंत्रता का। ठीक है, और इसके अंदर कितने आर्टिकल हैं, 19, 20, 21, 22। ठीक है, इसके अंदर टोटल कितने आर्टिकल हो गए, 4। और समानता के अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18, ये हो गया इसमें 5। तो कई बार सीरियल लगाने दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स किस फंडामेंटल राइट में है। तो सबसे ज़्यादा जो है आपको मिलेंगे वो 5 किस्में समानता के अधिकार है। बाकी और भी देखिएगा तो 2, 3, 4 मैक्सिमम ऐसा ही रहे हैं। ये सबसे अधिक कहाँ रहा है, 5 में। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 19 है वो क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक ना, क्या है आपका, स्वतंत्रता। तो 19 में क्या था, स्टार्टिंग में टोटल 6 आर्टिकल, सॉरी 7 आर्टिकल जोड़े गए थे। 19, 1A, B, C, D, E, F, G। ठीक है, इसमें से बाद में क्या हुआ कि F को हटा दिया गया, क्योंकि ये क्या था आपका 44वां संविधान संशोधन से, 44वां संविधान संशोधन से संशोधन से 19F तथा 31 दोनों को हटा दिया गया। ठीक है, तो 19(1)F में क्या था, संपत्ति का अर्जन, थर्टी 1 में क्या था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इस दोनों को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्या 19(1) में क्या दिया हुआ है, 1A में
क्या है, वॉक मतलब बोलने की और अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। दूसरा क्या है, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होना। तीसरा क्या है, संघ, यूनियन या सहकारी समिति बनाना। चौथा क्या है, सरकार के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। पांचवा क्या है कि राज्य के किसी भाग में क्या बसने का अधिकार। और सातवां क्या है, कोई भी पेशा अपनाना या कोई व्यवसाय, व्यापार और कारोबार करना। ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी रट सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको रटिए। पहला क्या है कि हमने अपनी बोलना स्टार्ट किया, तो बोलने से क्या हुआ कि लोग क्या हुए, एकत्र हुए। एकत्र हुए तो हम लोगों ने क्या बना लिया, एक संघ बना लिया। संघ जब बना लिया तो संघ के प्रचार और प्रसार के लिए हमने क्या किया, घूमना शुरू किया। जब घूमने लगे तो हमने क्या किया, एक जगह पे निवास और बसने की सोच लिया। और जब निवास और बसने का सोचेंगे तो उसके बाद हमको क्या करना होगा, कोई पेशा और कारोबार अपनाना होगा ताकि हम लोग का घर और पेट चल सके। तो आप बिना इसको याद किए कि 1A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, E क्या है और आपका G क्या है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति सुंदरता। दूसरा क्या है, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होना। पीसफुल्ली आप कहीं भी बिना हथियार के एकत्र हो सकते हैं। ठीक है। अपना एक यूनियन बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम भी सकते हैं। ठीक ना। भारत के किसी भाग में निवास भी कर सकते हैं और कोई भी पेशा आप अपना सकते हैं। ठीक। अब इसमें क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में, इसको अगर आप देखेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या दिया गया है बाबू, प्रेस की स्वतंत्रता, ये आपका कहाँ पर है, ये आर्टिकल 19(1)A में है। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, जैसे कई कार्टूनिस्ट होते हैं, वो अपनी बात कैसे बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग जो है अपने कंधे पे गैस का सिलेंडर रखते हैं, नाक एकदम आके रहता है और हम लोग समझ जाते हैं कि ये क्या है, गैस का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है। तो बाल ठाकरे क्या थे, आपके एक कार्टूनिस्ट ही थे, अपनी बात को वो कार्टून के सहारे से ही सारा व्यक्त करते थे। ठीक है। देखिए, बोलने के अधिकार में एक अधिकार और छुपा हुआ है, क्या, बोलने के अधिकार में छुपा हुआ है आपका चुप रहने का अधिकार। और बोलने के अधिकार में ही छुपा हुआ है क्या, जानने का अधिकार। और इसी जानने के अधिकार में आपका एक लाइन छुपा हुआ है, बताने का अधिकार। और इसी जानने के अधिकार में आपका एक केस हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको आप कह सकते हैं फर्स्ट जजेज केस। ठीक ना। तो यहीं से ये शुरू हुआ था, जानने के अधिकार से। जानने के अधिकार में क्या छुपा हुआ है, बताने के अधिकार। ठीक है। उसके बाद क्या है, धरना और प्रदर्शन। धरना एवं प्रदर्शन याद रखिएगा, धरना एवं प्रदर्शन इस अधिकार के अंदर आता है आर्टिकल 19(1)A में। हड़ताल नहीं, वर्ड का याद रखिएगा। धरना प्रदर्शन अलग चीज़ है, हड़ताल अलग चीज़ है। ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता, कार्टूनिस्ट, चुप रहने का अधिकार, जानने का अधिकार, बताने का अधिकार, धरना और प्रदर्शन, ये सारे जो आपके अधिकार हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके आर्टिकल 19(1)A से। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं। कल हम लोग 19, 2, 3, 4, 5 पढ़ेंगे, 6, जो कि सबका एक्सेप्शंस है। ठीक है ना। क्योंकि जो भी मूल अधिकार है सब पे क्या है, एक रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है ना।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।